Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss AIDS, a sexually transmitted disease. So let's discuss it. So dear students, AIDS इसके बारे में आपने पहले सुन रखा होगा। आज हम इस डिज़ीज़ की डिटेल्स में जाएंगे और कैसे ये डिज़ीज़ फैलती है और इसमें जो किस तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे हुकूमतों ने किस लेवल के ऊपर कोशिशें की हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो एड्स, सबसे पहले तो हम इसकी जो एब्रीविएशन है एड्स की, उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। एड्स स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ एक्वायर्ड, it stands for acquired immunodeficiency syndrome. So A, I, D and S, AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. तो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि ये एक्चुअली डिजीज़ है क्या। सो एक्वायर्ड मीन्स समथिंग विच वॉज नॉट प्रेजेंट, और हमने उसको एक्वायर किया। हमारी बॉडी के अंदर पहले कोई बीमारी नहीं थी और वो बाद में हमारा एनी नेचुरल डिजीज़ जो हमने एक्वायर की, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्वायर्ड। इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनो इज़ फॉर इम्यून सिस्टम और डेफिशिएंसी का मतलब है कि हमारे इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंट हो जाना, मतलब कि उसका नॉर्मल वे में फंक्शन ना करना, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनोडेफिशिएंसी। और फोर्थ वर्ड है सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमेशा के लिए याद रखिएगा, आपको एक जो डिफरेंस बताता चलूँ सिंड्रोम और डिजीज़ के माबैन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंड्रोम एंड डिजीज़? दोनों ही ऑल्टर्ड स्टेट्स हैं, डिसऑर्डर्ड स्टेट्स हैं बॉडी की, लेकिन फ़र्क क्या है कि डिजीज़ के अंदर सिर्फ एक ऑर्गन, ओनली वन ऑर्गन इज़ इन्वॉल्व। आमतौर पर यूजुअली व्हेन वन ऑर्गन इज़ इफेक्टेड, दैट इज़ टर्म्ड एज डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पढ़ा था लाइक ब्रोंकाइटिस, like the enteritis, like gastritis. So bronchitis हमने पढ़ा था, that is the inflammation of bronchi and bronchioles. Enteritis, it is the inflammation of intestines. Gastritis, it is the inflammation of stomach. इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि जैसे इसके बहुत कॉमन से एग्जांपल एक और बता देता हूँ। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का भी आपने नाम सुना, जिसको हम यरकान बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डिजीज़, और वो किसको इफेक्ट कर रही है? लिवर को इफेक्ट कर रही है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कंपैरेटिव में अगर सिंड्रोम की बात करें, सो मोर देन वन ऑर्गन इफेक्टेड, इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन जब इफेक्ट होगा तो तब उसको कहेंगे सिंड्रोम। और उसमें जो सिम्टम्स आएंगे, जितने ऑर्गन्स इफेक्ट होते चले जाएंगे, उन सब के मिले जुले सिम्टम्स आएंगे। तो जब इम्यून सिस्टम तो हमारा एक ही है, एक ही डिपार्टमेंट है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, तो जब वो इफ़ेक्ट होगा तब वो मुख्तलिफ़ तरह के जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इसमें मुतासर होंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं आगे। इसके लिखा हुआ है अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं STD। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डियर स्टूडेंट्स ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, वो फैलाव जो है, वो सेक्शुअल कांटेक्ट से हो। इंटीमेट सेक्शुअल कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कांटेक्ट से हो, तो ऐसी बीमारियां कहलाती हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ एड्स बल्कि कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्शुअल कांटेक्ट से फैलती हैं, जिनको STDs में शामिल किया जाता है। एड्स, देन देयर इज़ हेपेटाइटिस। अब असल में हम यहाँ पर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इनका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो सेक्शुअल ट्रांसमिशन
यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, इसलिए हम बात करें। इसके अलावा भी इनके मोड्स हैं जिसके ज़रिए ये फैल सकती हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर एड्स अंडर द हेडिंग ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एक तो हम एड्स जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हेपेटाइटिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसी तरह से एक और डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज सिफिलिस। सिफिलिस, हेपेटाइटिस ये वायरल डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है। इसकी 5 से 6 इकसाम हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ये मुख्तलिफ तरह की इसकी जो टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इसको हायर क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें जो मोस्ट कॉमन हैं वो बी और सी होती हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, बी को कहा जाता है पीला यरकान और सी को कहा जाता है काला यरकान। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ टाइप्स जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं। इस तरह से सिफिलिस ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एज ट्रेपोनीमा पैलिटम। That is a bacterium, as it is the scientific name, so I am going to underline as per the rules of binomial nomenclature. इसी तरह से dear students एक और डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में शामिल की जाती है, दैट इज़ गोनोरिया। गोनोरिया ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एज Neisseria gonorrhoeae. So again scientific name तो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से ये मेजर डिजीज़ हैं जो कि इसमें कंसीडर की जाती हैं। और एक और डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती है, दैट इज़ जेनिटल हर्पीस। दैट इज़ जेनिटल हर्पीस। ये वायरल डिजीज़ है, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 एक वायरस है जिसकी वजह से होती है। तो ये 5 डिजीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 एड्स, नंबर 2 इज़ हेपेटाइटिस, नंबर 3 इज़ सिफिलिस, नंबर 4 इज़ गोनोरिया, नंबर 5 इज़ जेनिटल हर्पीस। सो दीज आर द मेजर 5 diseases which are considered as that sexually transmitted diseases. क्लियर? जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स और बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड द क्लियर कट मीनिंग्स ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऐसी बीमारियाँ जो कि जो है क्लोज कॉन्टैक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हों, जिसमें किसी भी तरह का कोई फिज़िकल जो प्रोटेक्शन है, जो बैरियर है, वो इस्तेमाल ना किया गया हो। मतलब कि लेट्स सपोज देयर इज़ अ कपल, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, इफ़ वन ऑफ देम इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड एज एड्स, सो उसमें दूसरे को इफ़ जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकती है। इफ़ बोथ ऑफ देम दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फिज़िकल बैरियर, या जिसको हम कहते हैं द कॉन्डोम्स। अगर बग़ैर किसी फिज़िकल बैरियर के सेक्सुअल कांटेक्ट रखा जाएगा तो ये बीमारी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैल सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर डिफाइंड एज, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये शुरू होगी। द डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड, द डिजीज़, let me highlight this, the diseases that are transmitted through sexual act, यानी किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें प्रोटेक्शन इस्तेमाल ना हो, उससे अगर फैल जाए कोई बीमारी, तो दैट काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, now let's move on. The most serious challenging health problem faced by the world today is AIDS. दुनिया में बहुत बड़ा एक किस्म का चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है, जो कि
पूरी दुनिया इस वक्त फेस कर रही है एड्स की शक्ल में, इट इज़ ऑल्सो अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो एड्स है ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती है। एड्स स्टैंड्स फॉर, इसके हवाले से मैं पहले ही लेक्चर के शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो और इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। Acquired immune deficiency syndrome or acquired immunodeficiency syndrome, so that is its the full form of AIDS. It is caused by, अब इसकी आके causative agent की बात हो रही है। So dear students, इसके जो causative agents में ना तो कोई केमिकल शामिल है, ना तो कोई और कोई ड्रग शामिल है, ये एक वायरस है, इंतहाई ख़तरनाक वायरस जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस वायरस is the human immunodeficiency virus, जिसको हम HIV भी कहते हैं, HIV। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे that the HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट इज़ a रेट्रोवायरस, ये एक रेट्रोवायरस है। और डियर स्टूडेंट, रेट्रोवायरस किसे कहते हैं? ऐसा वायरस जो RNA से DNA बनवाने की सलाहियत रखता हो उसे कहते हैं रेट्रोवायरस। RNA से DNA बनवाने के लिए डियर स्टूडेंट्स देयर इज रिक्वायर्ड एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए RNA से DNA बनवाता है। लेट मी एक्सप्लेन, इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। लेट सपोज देयर इज़ DNA। आपने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि DNA से हम बनवाते हैं मैसेंजर RNA, आपने पढ़ा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर RNA से वापस DNA बन जाए, ये तो रिवर्स प्रोसेस हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए ये एंजाइम चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि इस ख़तरनाक वायरस के पास मौजूद है। ये आम तौर पर स्फेरिकल होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की शेप होती है, उसी तरह से ये स्फेरिकल वायरसेस हैं। सो दिस वायरस डिस्ट्रॉयज द वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारा मेन इम्यून सिस्टम है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। लिस्टर्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ वाइट ब्लड सेल्स के हवाले से, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरी कैटेगरी है डियर स्टूडेंट्स ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ये इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होने की वजह से हम इसको इस तरह से डिवीजन करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, आपने अपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा भी था, इसमें तीन तरह के सेल्स शामिल हैं। एक इसमें न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड कैटेगरी इज इओसिनोफिल्स, थर्ड कैटेगरी इज द बेसोफिल्स। और एक ग्रैन्युलोसाइट्स में डियर स्टूडेंट्स दो तरह के सेल्स शामिल हैं, मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स। और डियर स्टूडेंट्स, जो लिम्फोसाइट्स हैं ये फर्दर आगे दो तरह के होते हैं, द बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? यहां पर मैं उनकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूँ, LYMP का मतलब लिम्फोसाइट है। और डियर स्टूडेंट्स, जो टी लिम्फोसाइट हैं ये फर्दर आगे 3 से 4 किस्म के होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं द टी हेल्पर सेल्स, और फिर होते हैं नेचुरल किलर सेल्स एंड द टी साइटोटॉक्सिक सेल्स,
सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये सारी आपको क्लासिफिकेशन समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो टी हेल्पर सेल्स हैं, द टी हेल्पर सेल, ये हमारे इम्यून सिस्टम के मास्टर सेल्स हैं। दे आर द मास्टर सेल्स। ये बॉस है, हमारे पूरे वाइट ब्लड सेल्स का बॉस है। ये पूरे वाइट ब्लड सेल्स की ड्यूटी लगाता है, ये मैनेज करता है कि कोई भी बाहर से आने वाला एंटीजन, पैथोजन, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर होता है तो टी हेल्पर सेल जो है ये उनकी ड्यूटीज़ लगाता है कि अब फलां ने काम करना है, अब फलां की बारी है, अब फलां की बारी है। मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ड्यूटीज़। सबसे ख़तरनाक बात डियर स्टूडेंट्स के जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये पकड़ता ही इसी को है, इसी को। बिकॉज कि टी हेल्पर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स, द CD4 रिसेप्टर्स। और ये CD4 रिसेप्टर्स के साथ डियर स्टूडेंट्स जाकर बाइंड कर जाता है। और ये CD4 रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन द टी हेल्पर सेल्स, और ये फिर अपने वहाँ से कॉपीज़ बनवाता जाएगा, इनको इन्फेक्ट भी करता जाएगा और अपनी कॉपीज़ भी बनवाता चला जाएगा। इस तरह से आहिस्ता 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 हमारे इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देगा, बिल्कुल डाउन कर देगा हमारे इम्यून सिस्टम को। और इसकी वजह से कुछ छोटी से छोटी बीमारी भी, कोई इन्फेक्शन होगा तो उससे जान का ख़तरा लाहिक हो सकता है। So the virus destroys the white blood cells, which results in loss of resistance against infections। जैसे कि मैं डिटेल से भी आपको समझाया कि ये हमारी पुलिस फोर्स है। This is white blood cells, this is our major police force। It is a fatal disease। Fatal means destroys, खतरनाक, dangerous, जानलेवा हो सकती है। It spreads through transfer of body fluids। ये इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात हो रही है। बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सलाइवा मौजूद है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मिल्क मौजूद है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स शामिल है ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर शामिल है हमारा यूरिन। तो ये ऐसे कुछ फ्लूइड्स होते हैं, इनके ज़रिए फैल सकता है। इसी तरह से एक और बॉडी फ्लूइड है, दैट इज़ सेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन ये रिलीज़ होता है। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन रिलीज़ होता है। तो ब्लड और सीमन ख़ास तौर पर इनके थ्रू ये फैलता है। दस द मेन कॉजेज आर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल एक्टिविटीज़। यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड की बात आई जो मैंने पहले आपसे शेयर की थी कि दैट having sexual act without condoms, बग़ैर कॉन्डोम के अगर हस्बैंड ऑफ वाइफ में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, अगर उसमें से कोई भी एक सफ़र कर रहा है तो दोनों सफ़र कर सकते हैं। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है इसके फैलने का। अगर किसी एक शख्स को एड्स है और उसी की ही सिरिंज से, उसी की ही नीडल से किसी दूसरे शख्स को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उससे फैल सकता है। एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड मीन्स कि अगर किसी शख्स को एड्स है, उसका ब्लड किसी दूसरे एक नॉर्मल शख्स को लगा दिया जाए, किसी डोनर को लगा दिया जाए, तो डियर स्टूडेंट्स वो भी उससे सफ़र कर सकता है। सो हेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो गया होगा इस डिज़ीज़ के हवाले से। आइए आगे मूव करते हैं, कुछ ये स्टैटिस्टिक्स देख लें। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स, UNAIDS, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स, उसके एक एस्टिमेट के हिसाब से 70,000 to 80,000 पर्सन या फिर ये 0.1% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान आर इन्फेक्टेड विद HIV, दैट आर इन्फेक्टेड विद HIV। तो ये काफ़ी बड़ी रेशियो है डियर स्टूडेंट्स, जो कि अब तो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं NACP, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि इसको कंट्रोल करने में किस तरह से हेल्प कर रही हैं। सो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ
नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP। ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, वो NACP स्टैंड्स फॉर। क्लियर? सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको आप आमतौर पर NGOs कहते हैं। सो पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एस्टैब्लिश्ड NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन 1987। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ, यहाँ पर आप इसको मार्क कर लें। द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन पर्पस क्या था ऑफ दिस प्रोग्राम, इज़ टू हेल्प द पब्लिक फॉर प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, कि किसी तरीके से उनको इस तरह से एजुकेट किया जाए कि ये जो वायरस है इसके फैलाव को रोका जा सके, उससे बचत हो सके, सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो सकें, रिडक्शन ऑफ STDs, और साथ में जितने भी सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनमें कमी वाक़ई हो सके। द फ्रिक्वेंसी ऑफ HIV इन पाकिस्तान इज़ स्टिल लो। अगर हम दुनिया के एतबार से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी बहुत लो लेवल के ऊपर मौजूद हैं, बिकॉज इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री। और यहाँ पर डिस्टेंस आपको बताता चलूँ कि जो एड्स है सबसे पहले जब डिस्कवर हुई थी, इट वाज डिस्कवर्ड इन अफ्रीका में डिस्कवर हुई थी इन 1980s। और डिस्कवर किस में हुई थी डियर स्टूडेंट्स, आप हैरान रह जाएंगे। अ ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल मेल्स, जिसको हम आम लफ्ज़ों में गेल्स भी कहते हैं, यानी कि सिमिलर सेक्स से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करना, दैट इज़ कॉल्ड एज होमोसेक्सुअलिटी। और अगर मेल्स के थ्रू हो तो दे आर कॉल्ड एज गेज। तो जो पहली दफ़ा ये बीमारी सामने आई थी 1980 के दिहाई में, इन 1980s अफ्रीका के अंदर, वो एक मेल का ग्रुप था, यंग मेल्स थे, उनके अंदर कुछ अलामात आई। तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत ही मायूब समझा जाता है, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह समझा जाता है होमोसेक्सुअलिटी। और इस वजह से एक कौम के ऊपर अजाब भी आ चुका है, कौम लूत, जिसकी बात हम करते हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से ये पाकिस्तान में स्टिल HIV इन्फेक्शन, अगर हम दुनिया के साथ उसको कंपेयर करें तो लो है, अल्लाह का शुक्र है। बट द कंट्री इज़ एट द रिस्क ऑफ एपिडेमिक, ये रिस्क है कि वो वबाई मर्ज़ की तरह ना फैले, ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर्स, जिसमें मुख्तलिफ तरह के रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी को डोनर को दे दिया जाए, या ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको दे दिया जाए, या होमोसेक्स जिसकी अभी मैंने आपसे बात की जो है। और इसके अलावा इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स, आम तौर पर जो एक ही नीडल इस्तेमाल करते हैं, हमें अक्सर जो है ये फ्लाईओवर्स के नीचे एक ग्रुप में मिलते हैं जो नशा कर रहे होते हैं आम तौर पर, और वो एक ही सिरिंज से सारे आपस में शेयर कर रहे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उसमें से किसी एक को हो तो सबको हो सकती है। For improved prevention by the general public, the NACP means National AIDS Control Program started services through TV means कि टेलीविज़न के ज़रिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, रेडियो चैनल्स के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए in 2005. The objectives of this activity were to, इस एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? The change public attitude for safe sexual activities, यानी कि अगर किसी के अंदर, किसी फैमिली में खुदा ना खास्ता हो, या किसी के अंदर जो है वो किसी इलाके में ये मौजूद हो, तो फिर उनको इस हवाले से गाइड किया जा सके कि किस तरह से सेफ़ तरीके से जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है। क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन HIV एंड एड्स, एक डिमांड बनाई जाए जिसमें इंफॉर्मेशन HIV और एड्स के हवाले से लोगों को दी जाए, पब्लिक अवेयरनेस दी जाए। इम्प्रूव एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, ख़ास तौर पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जिसमें मेडिक्स एंड पैरामेडिक स्टाफ जो है उनको भी ख़तरा होता है ऐसी बीमारियों का, कि ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसीजर्स वो इससे एक्वायर हो सकते हैं। द नंबर ऑफ एडिक्ट्स इन पाकिस्तान इज़ करेंटली एस्टिमेटेड टू बी 500,000 ऑफ होम 60,000 इंजेक्ट ड्रग्स। ये एक स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान के कि 5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशावर जो हैं वो अद्वियात लेते हैं या केमिकल्स लेते हैं। उनमें से 60,000, उन 5 लाख में से 60,000 ऐसे हैं जो कि इंजेक्शन के ज़रिए नशा करते हैं। क्लियर? सो ये रिस्क फैक्टर को इनक्रीज़ कर देगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं।
अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा बाय द वर्ल्ड बैंक जो है एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 54 एनजीओज क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? दे आर द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये MCQs में आपसे पूछा जाएगा कि कितनी एनजीओज का नंबर है? 54 आर वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर HIV, एड्स, पब्लिक अवेयरनेस एंड फॉर केयर एंड सपोर्ट ऑफ पर्सनस लिविंग विद HIV एड्स। के एक तो लोगों के दरमियान अवेयरनेस के लिए और जिन लोगों को एड्स हो चुका है उनको गाइड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए 54 NGOs जो हैं वो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। These NGOs are also these NGOs also work on AIDS education and prevention for sex workers and other high risk groups। ऐसे लोग जो अपने जो जिस्म फरोशी करते हैं या फिर जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकती है, तो उनकी एजुकेशन का ज़िम्मा भी इन्हीं के ऊपर है, इन NGOs पे। द NGOs सर्व एज मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल कंसोर्टियम ऑन HIV एड्स विच हैज़ बीन सेटअप इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। हर सूबे में ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इनके मेंबर्स जो है वो मौजूद होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट although NGOs are very busy in HIV AIDS prevention activities, it is believed that they are reaching less than 5% of the vulnerable population। vulnerable population कौन सी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो। vulnerable means which are at high risk। तो वहाँ पर सिर्फ 5% के करीब जो है वो लोग पहुँच रहे हैं जो इनको एजुकेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एड्स जो है वो फैलती है, और ना सिर्फ एड्स बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन के ज़रिए जो है वो फैल जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने NGOs का भी रोल देखा, वो किस तरह से कोशिश कर रही हैं अपने जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं उसके लोगों के अंदर एड्स के हवाले से अवेयरनेस फैलाई जाए कि वो किस तरह से उसको रोका जा सकता है। सो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।